सो है गाइस। नाउ आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस को पढ़ा था। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो राइज ऑफ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेकर है। ठीक है, न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंट ईयर्स में हमें एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट्स को, पॉलिसीज़ को देखा वर्ल्ड भर में, स्पेशली वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में। नो न्यूज़ में और डिटेल जानते हैं तो रिसेंट इवेंट्स हमने देखे एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स को लेकर। ठीक है, अगर हम बात करें यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्रंप के आते ही जो H1B वीज़ा है, इसकी फ़ी जो है उसको इनक्रीज़ कर दिया गया था। कैंपेन्स चले जापान में कि जो इमिग्रेशन है ये एक साइलेंट इन्वेजन है। ठीक है, इंडियन माइग्रेंट्स को अपोज किया गया था। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अंडर द बैनर ऑफ मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। ठीक है, तो दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ पॉपुलिज्म। ठीक है, नाउ जो ये होस्ट कंट्रीज हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लीगल माइग्रेशन रूट्स को रिड्यूस कर दिया, बॉर्डर्स को री किया। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, बॉर्डर्स को इन्फोर्स किया प्रोटेक्शन के लिए। न्यू अराइवल्स को कट कर दिया ताकि जो इमिग्रेशन है इसको कम किया जाए। नो काजेज क्या हैं एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट्स के पीछे? सबसे पहले इकोनॉमिक काजेज कि जो इमिग्रेंट्स हैं ये लोकल जॉब्स को खा जाएंगे, लोकल जॉब्स ले जाएंगे। ठीक है, वेज पे बुरा असर पड़ेगा, स्पेशली जो लो स्किल्ड सेक्टर होता है, हमारा लो स्किल सेक्टर होता है। ठीक है, वेलफेयर सिस्टम पे भी प्रेशर पड़ेगा ना। उसके बाद बात आती है सोशल एंड कल्चरल इश्यूज की। ठीक है, तो जो माइग्रेंट्स हैं इनको एज अ खतरा देखा जाता है। नेशनल आइडेंटिटी के लिए ये एक किस्म का खतरा है, लैंग्वेज के लिए, रिलीजन के लिए और ट्रेडिशन के लिए। आई बात समझ में? तो फिर जो वहाँ के नेटिव लोग होते हैं उनमें कल्चरल एंजाइटी पैदा हो जाती है। ठीक है, नो यहाँ पे हमें एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स देखने को मिले यूरोप और यूएस में। पॉलिटिकल की अगर बात करें तो पॉपुलिस्ट और नेशनलिस्ट जो भी लीडर्स हैं वो पब्लिक फेयर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइम है, वेलफेयर स्ट्रेन है, और इमिग्रेशन टू गेन इलेक्टोरल सपोर्ट, ताकि वो इलेक्शन में उनको सपोर्ट मिले। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मिलानी, ठीक है, ये आर्ग्यू करती हैं कि कंट्री जो है ये इमिग्रेंट इन्वेजन को फेस कर रही है। ठीक है, नाउ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। गवर्नमेंट्स और सिटीजन्स जो माइग्रेशन है उसको लिंक करते हैं इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के साथ और टेररिज्म के साथ। ठीक, तो यहाँ पे फिर अपोजिशन का खतरा हो जाता है। ठीक है, एंटी सेंटीमेंट्स जो है वो राइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पोस्ट 9/11 अटैक के बाद देखें तो यूएस ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन लॉज को लाया। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया के थ्रू जीनोफोबिया चलाया जाता है, फॉल्स नैरेटिव चलाए जाते हैं माइग्रेंट्स के अगेंस्ट में कि ये लोकल जॉब्स को ले जाएंगी, क्राइम रेट्स राइज हो जाएंगी। फेक न्यूज़ भी है जो कि माइग्रेंट्स के रिलेटेड फेक न्यूज़ भी चलती हैं। आई बात समझ में? तो ये कुछ कॉजेस थे। इम्पैक्ट क्या है एंटी इमिग्रेशन पे, एंटी इमिग्रेशन का? सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन लॉज हैं ये लेबर सप्लाई को कम कर देंगे, स्पेशली उन सेक्टर्स पे जो डिपेंड है माइग्रेंट वर्कर्स पे। एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है। इस वजह से क्या होगा? लेबर कॉस्ट्स राइज हो जाएंगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तो फिर स्लो हो जाएगी। नो डेमोग्राफिक इम्पैक्ट, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं ये एजिंग पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर देंगी। तो एजिंग पॉपुलेशन क्राइसिस आएगा डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ठीक है,
तो वर्किंग एज ही नहीं होंगी तो फिर काम कौन करेगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेबर शॉर्टेज हमें जापान में देखने को मिल रहा है, यूरोप में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं। नो सोशियो कल्चरल जो सख्त इमिग्रेशन लॉज हैं ये मल्टी कल्चरल एक्सचेंज को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। फर्दर पोलराइजेशन और जीनोफोबिया जो है वो बढ़ जाएगा। नो इनोवेशन भी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो स्किल्ड जो माइग्रेंट्स होते हैं जब वही नहीं होंगे तो इनोवेशन कौन करेगा, रिसर्च कैपेसिटी कम हो जाएगी, स्टार्टअप फॉर्मेशन भी बिल्कुल तेज़ी से गिर जाएंगे। आई बात समझ में। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सबसे पहले डिप्लोमेसी, दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप, नेबर्स के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन। आई बात समझ में। नाउ मेजर्स जो कि इंडिया ने लिए हैं टू प्रोटेक्ट दी या टू प्रिवेंट इलीगल इमिग्रेशन। सबसे पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। क्या है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो कि इलीगल इमिग्रेशंस को कम्बैक्ट करता है। उसके बाद माइग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025, ये यहाँ पे पासपोर्ट की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है, जो भी ट्रैवल करेगा इंडिया में। आई बात समझ में। नाउ वाई शुड हाउ शुड इंडिया रेस्पॉन्ड, इंडिया को कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए। सबसे पहले डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करनी है होस्ट कंट्रीज़ के साथ, बायलैटरल डायलॉग्स और एग्रीमेंट्स साइन करने हैं होस्ट कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ताकि इंश्योर किया जाए फ्री ट्रीटमेंट एंड लीगल प्रोटेक्शन इंडियन वर्कर्स को और स्टूडेंट्स को जो इन कंट्रीज़ में हैं स्टडी के लिए और वर्क के लिए, ठीक है। नाउ लेवरेजिंग डायस्पोरा डिप्लोमेसी, हमें प्रोएक्टिव डायस्पोरा आउटरीच को करना है थ्रू एम्बेसीज एंड कल्चरल मिशंस, ठीक है, ताकि जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप से इनको काउंटर किया जाए, ठीक है। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को शो किया जाए इंडियंस का ग्लोबली, कि इंडियंस कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ को स्ट्रांग बनाया चाहिए, हाई क्वालिटी जॉब्स को क्रिएट करना है इन सेक्टर्स जैसे कि आईटी है, हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। आई बात समझ में। तभी जाके इन चीज़ों को हम कम बैक कर सकते हैं। हमें कोऑर्डिनेट करना है, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट करना है इनिशिएटिव्स को, जैसे कि मेड इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ताकि जो स्किल्ड यूथ हैं वो यहीं पे रह सकें, यहीं पे काम कर सकें, और जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज़ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कम हो सके। हमें मिस इन्फॉर्मेशन और जीनोफोबिया को काउंटर करना है, हमें कोलाब्रेशन करना है इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो ये फेक नैरेटिव्स हैं अगेंस्ट माइग्रेंट्स इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ कंक्लूजन में आप क्या भी कुछ नहीं लिख सकते हो। तो एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स राइज हुए हैं अक्रॉस वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कंसिक्वेंसेस भी हैं, ठीक है, और लोगों के दरमियान कल्चरल एंजाइटी है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं, इनोवेशन नहीं होगा, स्टार्टअप फॉर्मेशन नहीं होगी। आई बात समझ में। नाउ लेबर का शॉर्टेज होगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशंस को लेकर है। नाउ न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर न्यू दिल्ली आते हैं और यहाँ पे बायलैटरल डिस्कशन होती है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ, ठीक है।
अफ़गानिस्तान कहाँ पे है? ये अफ़गानिस्तान की लोकेशन है, काबुल इसकी कैपिटल है। तो अगर हम बात करें साउथ ईस्ट में पाकिस्तान है, साउथ वेस्ट में ईरान है, ऊपर की अगर हम बात करें तो तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, और थोड़ा सा बॉर्डर इंडिया के साथ भी शेयर होता अगर पीओके इंडिया के अंडर होती। ये जो बॉर्डर है पीओके के थ्रू, ये कितने किलोमीटर का है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ। नौ न्यूज़ में और डिटेल जानते हैं। तो ये जो विजिट थी, ये एक स्पेशल ट्रैवल था जो कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया था अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को। किसके लिए? इंडिया में ट्रैवल करने के लिए। नौ ये फर्स्ट मिनिस्टर लेवल विजिट थी इंडिया में जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला। तालिबान ने तो अफ़गानिस्तान का कंट्रोल अगस्त 2021 में संभाला था। ठीक है। नौ की आउटकम्स क्या रहे इस विजिट के, ये हमें देखना है। सबसे पहले डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट। इंडिया जो है ये अपने स्टेटस को रेस्टोर करेगा। टेक्निकल मिशन जो इंडिया के काबुल में हैं, एम्बेसी जो इंडिया के अफ़गानिस्तान में है, इसको रेस्टोर। ठीक है। कनेक्टिविटी की बात करें, इंडिया अफ़गानिस्तान एयर फ्रिगेट कॉरिडोर को कमेंसमेंट करने की भी यहाँ पे बातचीत चली। ठीक है। नो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी को देखते हैं। दोनों साइड से अप्रिशिएट किया गया इंडिया के सपोर्ट को। इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम के लिए, जो सलमा डैम है जिसको इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है हिरात में, और इंडिया ने एग्री किया है कि इंडिया कोलैबोरेट करेगा अफ़गानिस्तान के जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होंगे, उनमें इंडिया कोलैबोरेट करेगा। नौ इंडिया क्यों अपने इंटरेस्ट को रिन्यू करना चाहता है अफ़गानिस्तान में, क्या वजह है? सबसे पहले स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, टेररिज्म को काउंटर करना, काउंटरिंग टेररिज्म। इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो अफ़गानिस्तान को ब्रीडिंग ग्राउंड जो टेररिज्म का है उससे प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है। इंडिया चाहता है कि वो अफ़गानिस्तान को ब्रीडिंग ग्राउंड ना बनने दे, जो अफ़गानिस्तान है वो ब्रीडिंग ग्राउंड ना बने टेररिज्म का। यहाँ पे सिक्योरिटी खतरा है। कुछ ग्रुप्स का प्रेजेंस है, जैसे कि अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट खुरासान है, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंसेस। ठीक है। ISKP, लश्कर तोयबा है, जैश मोहम्मद है। तो ये एक सीरियस खतरा रहा है। ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद जियो पोलिटिकल बैलेंसिंग एंड राइवल मैनेजमेंट। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को कम करना है। इंडिया पाकिस्तान को काउंटर करना चाहता है, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है। ठीक है। आई बात समझ में। अफ़गानिस्तान के साथ टाइज बना के किसको कम करना? पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को। अफ़गानिस्तान के साथ कोऑपरेशन करके जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की टाइज हैं उनको कम करना, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम करना, ये इंडिया का मकसद है। ठीक है। इसके साथ साथ चाइना का जो स्ट्रेटजिक एक्सपेंशन है उसको चेक करना है। इंडिया का मकसद ही है कि जो स्ट्रेटजिक राइवल्स हैं, ठीक है, उनको प्रिवेंट करना, पर्टिकुलरली चाइना जो कि डोमिनेट कर रहा है अफ़गानिस्तान की इकानमी पे और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पे। ठीक है। जब से तालिबान जो है वो पावर में आया। इसके साथ साथ जो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, उसको प्रोटेक्ट करना है। इंडिया ने $3 बिलियन को इन्वेस्ट किया है मोर देन 500 प्रोजेक्ट्स में, 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में। ठीक है। डिफरेंट प्रोविंसेस जो अफ़गानिस्तान के हैं यहाँ पे, इसमें पावर आता है, वाटर, रोड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। नाउ ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं, ग्लोबल एंड रीजनल पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं। मॉस्को फॉर्मेड यूनिटी। ठीक है। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इन 7th मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशंस ऑन अफगानिस्तान। ठीक है। इसके साथ साथ चाइना भी था, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन नेशंस एंड रशिया। ठीक है। आई बात समझ में। नाउ
रशिया का रिकॉग्निशन, रशिया ने फॉर्मली इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज किया, जबकि इंडिया ने अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। यूएस का भी एक इंटरेस्ट है, ठीक है। यूएस भी चाहता है कि वो अपने इंटरेस्ट को दोबारा रिन्यू करे, ठीक है। कहाँ पे? इन बाग्राम एयरबेस। कहाँ पे? बैग्राम एयर बेस पे, ठीक। आई बात समझ में? नाउ चाइनाज स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव। चाइना जो है इसने ट्राइलेटरल कॉपरेशन को प्रमोट किया है। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन ये मैंने वीडियो अपलोड भी किया है, ट्राइलेटरल नेक्सस बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। वीडियो को सर्च करके पढ़ना, ठीक। तो ये किसके अंडर है? ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के अंडर है, और इसका मकसद है अफगानिस्तान को लिंक करना चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ। ये टॉपिक भी मैंने अपलोड किया है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाउ चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के लिए, ठीक है। क्या कम्प्लेक्सिटीज़ हैं अफगानिस्तान एंड इंडिया के रिलेशन में, कौन कौन से चैलेंजेस हैं? सबसे पहले लैक ऑफ फॉर्मल रिकॉग्निशन। इंडिया ने फॉर्मली तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे स्कोप जो है वो कम हो जाता है। डिप्लोमेटिक डिलेमा, ठीक है। इंडिया जो है ये लूज़ कर रहा है अपनी मोरल क्रेडिबिलिटी को, ठीक है। अगर इंडिया अलाइन करेगा किसके साथ? अप्रेसिव रजीम के साथ, जस्ट काउंटर पाकिस्तान, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स की अगर हम बात करें, इंडिया एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है, ठीक है। और अगर हम बात करें तालिबान की, तो तालिबान जो है ये थियोक्रेटिक रोल है, ठीक है। इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं वुमेन्स पे एंड रिलीजियस फ्रीडम्स, तो इस वजह से यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स भी हैं। तो इंडिया ने क्यों शिफ्ट किया है? क्योंकि इंडिया के एक तो इमीडिएट नेबर्स में टेंशन है, ठीक है। टेररिज्म को काउंटर करना है, ब्रीडिंग ग्राउंड जो है टेररिज्म का उससे प्रिवेंट करना है अफगानिस्तान को। दूसरा, इंडिया का जो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट है $3 बिलियन का इन डिफरेंट सेक्टर्स, इन 500 प्रोजेक्ट्स, उसको प्रोटेक्ट करना है, दुश्मनों को काउंटर करना है, राइवल्स को काउंटर करना है, ठीक है। आई बात समझ में? खासकर पाकिस्तान एंड देन चाइना। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया रशिया रिलेशंस। इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंटली 25 साल पूरे हुए हैं डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड इंडिया, ठीक है। तो इन्हीं 25 सालों को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। एनिवर्सरी जो 25 साल पूरे हुए उसको यहाँ पे मनाया गया। नाउ न्यूज़ में और डिटेल से जानते हैं। जो डिक्लेरेशन है इसको साइन किया गया था ईयर 2000 में। कब? 2000 ईयर में इसको साइन किया गया था। ईयर 2000 में इसको साइन किया गया था। तब से लेकर 22 एनुअल समिट्स हुई हैं, रेगुलर लीडर लेवल मीटिंग्स चलती रहती हैं, मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स होते रहते हैं, और जो वर्किंग ग्रुप्स हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है पार्टनरशिप को, ताकि जो कनेक्टिविटी और डेप्थ है ये बरकरार रहे, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटेटिवली न्यू फ्रेमवर्क को एस्टेब्लिश किया जो कि एलिवेट करेगा बायलैटरल कोऑपरेशन को अक्रॉस पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, डिफेंस और कल्चरल स्फीयर्स में, ठीक है। बात समझ में आई? ओके। नाउ कोर पिलर्स क्या है इंडिया रशिया पार्टनरशिप के? इंडिया रशिया पार्टनरशिप के कोर पिलर्स क्या क्या हैं? नाउ सबसे पहले पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस। एनुअल समिट्स होती रहती हैं, ये सेंटर पीस है। तो इसके अलावा बियॉन्ड समिट,
यहाँ पे दो नेशंस कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू मिनिस्ट्रियल एक्सचेंज 2+2 डायलॉग। ज़रा एक बात, 2+2 डायलॉग में कौन कौन सी दो मिनिस्ट्रीज होती हैं आप मुझे कमेंट में बताओ। और इसके साथ साथ कुछ फर्म्स हैं, वहाँ पे भी दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेट शेयर करते हैं। कहाँ कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, G20, ब्रिक्स है, SCO है, ठीक है। तो रशिया जो है ये सपोर्ट भी करता है इंडिया के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट के लिए, ठीक है। नाउ डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें, फिर टाइमलाइन को देखेंगे। डिफेंस और सिक्योरिटी, ठीक है, रशिया जो है ये इंडिया का टॉप मिलिट्री सप्लायर है, ठीक। कितना? 36% टोटल डिफेंस इंपोर्ट किया है हमने ड्यूरिंग 2020 एंड 24। ये सिप्री रिपोर्ट बताती है। किसकी रिपोर्ट? सिप्री की। आई बात समझ में? नाउ यहाँ पे S-400 है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। MiG-29K नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये हमने कहाँ से एक्सपोर्ट किया है? रशिया से, ठीक। तो डिफेंस टाइस ये अब शिफ्ट हो रही हैं बोयर सेलर मॉडल से लेकर जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट। पहले हम बॉय करते थे, खरीदते थे, रशिया सप्लाई करता था। अब जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन की ओर, ठीक है। तो इसमें हमने ब्रह्मोस यानी कि जो क्रूज मिसाइल है उसको डेवलप किया है दोनों ने मिलकर। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे और मॉस्को रिवर पे इसका नाम रखा गया है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे कि इंदिरा है और एविया इंदिरा है, ठीक है। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान। तो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी से पहले हम टाइमलाइन पे आते हैं, रिलेशनशिप की टाइमलाइन। 1947 में क्या होता है? डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश होती है। 1975 में इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया जाता है ऑन द सोवियत लॉन्च व्हीकल सोयूज से, ठीक है। 1988 कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्रीमेंट साइन होता है। 1993 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन होती है। 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप, ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है। 2021 में पहला इंडिया रशिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। बताओ 2+2 में कौन कौन होते हैं? चलो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलो ओके। नाउ डिफेंस एंड सिक्योरिटी की हमने बात की, आई बात समझ में? एनर्जी एंड सिक्योरिटी के बारे में देखते हैं। एनर्जी एंड सिक्योरिटी, रशिया जो है ये लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया का, ठीक है। लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर, ये डिस्काउंट प्राइस पे सप्लाई करता है हमें, ठीक है, जो कि हमारी इन्फ्लेशन को भी कम करने में हेल्प करता है हमें। कुछ इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट ओव्ड और प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है रशिया के फॉर ईस्ट में। इसमें ONGCs है, ठीक है। इन्होंने ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में ये डेवलप किया है, ठीक है, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रमोट हो सके दोनों कंट्रीज ने मिलकर, स्पेशली रशिया ने, ठीक है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक की बात करें, बायलैटरल ट्रेड जो दोनों कंट्रीज के दरमियान है तो वो 68.7 बिलियन पहुंच चुका है इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। कितना? 68.7 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ठीक है। तो टारगेट कितने का है?
टारगेट है $100 बिलियन का बाय 2030। 2030 तक हमें कितना जाना है? $100 बिलियन का जाना है यार। कोई पेन नहीं है, कोई टैब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सब्सक्राइब नहीं है, कोई व्यू नहीं है, क्या होगा यार? कर दो ना आप, कुछ तो करो। ठीक है। नाउ मेजर आइटम्स जो कि एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, इसमें क्या है? फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, इंडिया जाना जाता है जेनरिक मेडिसिन में। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन और स्टील। ठीक है, आयरन और स्टील। बात समझ में आई? ठीक। 90% ट्रेड बिटवीन रशिया और इंडिया। कितना? 90% ट्रेड जो है वो लोकल करेंसी में होता है, रूबल्स और रुपीस में। ठीक है, रूबल्स और रुपीस में होता है। रूबल्स ये रशिया का है और रुपीस इंडिया का है। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी जो है रशिया एनहांस कर सकता है इंडिया की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के थ्रू। ठीक है, यूरेशिया के थ्रू और कुछ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है हमारे पास, INSTC। इसके साथ इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है बाय द वे UPSC 2025 में। नॉर्थ सी रूट, ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट रूट है चेन्नई वाल्दिवोस्तोको, सॉरी मैंने गलत कर दिया, चेन्नई वाल्दिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है, किसके साथ कनेक्ट करने में? रशिया के साथ कनेक्ट करने में। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ की अगर बात करें तो रशिया हमारे क्रू स्पेस मिशन गगनयान में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज हैं। ठीक है, इंडियन सिनेमा है, आई बात समझ में? तो इसके साथ साथ इंडिया का योगा जो है ये बहुत पॉपुलर है रशिया में, आई बात समझ में? नाउ challenges in the Indian Russian relations, इंडिया रशिया रिलेशंस में चैलेंज क्या क्या है? ट्रेड इम्बैलेंस, सबसे बड़ी बात। ट्रेड इम्बैलेंस ये फेवर करती है रशिया को। ठीक है, इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से 63.84 बिलियन का इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, वाहिल जबकि इंडिया जो है ये एक्सपोर्ट करता है रशिया में $4.88 बिलियन का। इमेजाइन करो, कहाँ 63.84 बिलियन और कहाँ 4.88 बिलियन। ये तो बहुत सारा डिफरेंस है। रुपीज़ सरप्लस प्रॉब्लम। ठीक है, तो रुपीज़ सरप्लस रह जाते हैं स्पेशल रुपी वास्त्रो अकाउंट में, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये प्रॉब्लम बताया है किसको? रुपी सरप्लस को। नाउ डिक्लाइनिंग डिफेंस इंपोर्ट्स। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि हमने डाइवर्सिफिकेशन किया है आर्म्स इंपोर्ट को लेकर फ्रॉम कंट्रीज लाइक इसराइल, फ्रांस, US। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने इंडिजनाइजेशन इफोर्ट्स लगाए हैं ताकि हम खुद डेवलप कर सकें। तो डिफेंस इंपोर्ट जो है वो रशिया से डिक्लाइन हो चुका है। डाइवर्जिंग जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज, इंडिया US कन्वर्जेंस। तो इंडिया जो है ये अलाइन है ज़्यादा किसकी ओर? वेस्ट की ओर, पर्टिकुलरली USA, क्योंकि सिक्योरिटी रिलेशन से, जैसे कि क्वाड है। ठीक है, क्वाड में कौन सी 4 कंट्रीज हैं ज़रा कमेंट में बताओ। तो रशिया का चाइना के साथ ज़्यादा टाइज है। ठीक है, 2022 में रशिया और चाइना ने अनाउंस किया कि नो लिमिट्स पार्टनरशिप। ठीक है, इनकी दोस्ती में कोई लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट्स। पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंगेजमेंट में ये बहुत ही क्लोज हैं। ठीक है, तो रशिया का पाकिस्तान के साथ भी
अच्छे खासे रिलेशंस हैं, ठीक है, पाकिस्तान के दरमियान भी रिलेशन है। नाउ इन्होंने जॉइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल और नेवल एक्सरसाइज को किया था चाइना, रशिया और पाकिस्तान ने। सैंक्शंस बाय यूएसए, नो मेजर मिलिट्री डील विद रशिया, कोई भी मेजर मिलिट्री डील नहीं हुई रशिया के साथ। जब से हमने S-400 खरीदा था उसके बाद कोई भी बड़ी मेजर डील नहीं हुई थी, ताकि यूएसए हमारे पे सैंक्शंस ना लगा दे अंडर कास्टा, ठीक है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट 2017। ठीक है, देखो जियोपॉलिटिक्स कितनी खतरनाक होती है। कास्टा अलाउ करता है, ये सैंक्शंस लगा देता है कंट्रीज पे, ठीक है। अब बात समझ, जो डील करती है 3 नेशंस के साथ, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। अगर कोई नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान के साथ डील करता है किसी चीज़ को लेकर, तो अमेरिका जो है ये कास्टा लगा देगा, ठीक है। क्या लगा देगा? कास्टा लगा देगा। आई बात समझ में ना? हाउ इंडिया इज बैलेंसिंग इट इज रिलेशंस विद चाइना एंड यूएसए। इंडिया कैसे रिलेशन उसको बैलेंस कर रहा है बिटवीन दी रशिया एंड दी चाइना, सॉरी यूएसए, ठीक है। तो इंडिया कभी कभार अपने आप को ऐसा अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि इंडिया जो है ये कैच हो गया है बिटवीन यूएस एंड रशिया, यानी कि सैंडविच है, इंडिया सैंडविच है बिटवीन यूएस एंड रशिया, ठीक है। रिसेंटली यूएस ने, ट्रंप ने टैरिफ पे टैरिफ लगाए ना इंडिया पे, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है ये ऑयल परचेज करता था रशिया से, ठीक है, और इंडिया को इन्होंने बताया कि ये फाइनेंसिंग कर रहा है रशिया को यूक्रेन वार में, ठीक है। तो इंडिया का अप्रोच जो है डिफरेंट है, तो इंडिया ने इसको भी डील किया, ठीक है। तो इंडिया ने फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच को अपनाया, तो टाइज को बैलेंस किया दोनों के साथ, यूएस के साथ और रशिया के साथ। तो क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है ये फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी है, बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड रियलिस्टिक पॉलिसीज़। फॉर इंस्टेंस यूक्रेन के केस में, जो यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन चला, तो उस रेजोल्यूशन के दौरान इंडिया ने वोट ही नहीं किया, ठीक है। इंडिया ने वोट ही नहीं किया, इंडिया ने अब्सटेन कर लिया वोट से, ठीक है। तो नाउ रिलेशंस बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, तो रिलेशंस किसके बेस पे? नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे। जैसे कि टैरिफ्स लगी, एडिशनल टैरिफ्स लगी इंडिया पे, तो इंडिया ने फिर भी टाइज को मेंटेन करके रखा रशिया के साथ। आई बात समझ में? तो दोनों के दरमियान डिप्लोमेसी चलती रही मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि ब्रिक्स है, एससीओ है, G20 है, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये दोनों के दरमियान एक ब्रिज बनाते हैं। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या होगा, वे फॉरवर्ड को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, म्यूचुअल ट्रस्ट को एनहेंस करना है। बोथ कंट्रीज़ को ज़रूरत है कि वो म्यूचुअल ट्रस्ट को बनाए, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ टायर 2 डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। कंटैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है विद इन न्यू जनरेशन एज वेल एज एकेडमिया। इसके बाद जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करना है। इंडो रशिया ट्रेड जो है ये एक्सपैंड होना चाहिए, ऑयल से भी बियॉन्ड जाना चाहिए, ठीक है। हम ज़्यादातर ऑयल को इंपोर्ट करते हैं रशिया से, लेकिन ये ऑयल से भी बियॉन्ड जाना चाहिए। यहाँ पे ट्रेडिशनल सेक्टर से जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि आईटी है, टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, ताकि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है रशिया की ओर वो प्रमोट हो सके। जॉइंट रिसर्च
एंड को डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है। ठीक है, जैसे कि पास में हमने ब्रह्मोस को बनाया, AK-203 राइफल्स को बनाया, ऐसे हम फ्यूचर में भी कोलैबोरेट कर सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना चाहिए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ। ठीक है, रशिया जो है ये की मेंबर है किसका, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का। कॉपरेशन को प्रमोट करना है न्यूक्लियर एनर्जी में, रशिया हेल्प कर सकता है इंडिया को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप करने में। ठीक है, तो कॉपरेशन को प्रमोट करना है नॉन ट्रेडिशनल एरियाज जैसे कि AI है, साइबर है, सिक्योरिटी है, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन की बात करते हैं तो इंडिया की आपको पता है सॉफ्ट ये फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, और दोनों नेशंस में एबिलिटी है। ठीक है, पार्टनरशिप को बिल्ड करने की, ग्लोबल रियलिटीज़ की तरह इमर्ज होने की। ठीक है, और ट्रेड को क्या करना चाहे, ऑयल इंपोर्ट से बियॉन्ड जाना चाहे ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो सके। इसके साथ साथ इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेट करना चाहे, पीपल टू पीपल लिंक जो है उसको प्रमोट करना चाहे। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो गाज़ा पे समिट को लेकर है। तो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली US इजिप्ट को होस्ट करते हैं गाज़ा पीस समिट को इन शर्म अल शेख इजिप्ट में। ठीक है, ताकि जो गाज़ा में है पीस आ जाए और मिडल ईस्ट जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो। आई बात समझ में? ना न्यूज़ में और डेप्थ से जानते हैं और क्या है हमारी न्यूज़ में। तो इस मीटिंग के दौरान क्या होता है, यहाँ पे 4 सीज़ फायर मीडिएटर्स होते हैं। कितने? 4 सीज़ फायर मीडिएटर्स। कौन कौन? एक तो US है, दूसरा इजिप्ट है, तीसरा कतर है और फोर्थ जो है वो तुर्की है। आई बात समझ में? यहाँ पे डिक्लेरेशन साइन होती है। क्या होती है साइन? डिक्लेरेशन साइन होती है। यहाँ पे इनाग्रेट किया जाता है USA's 20 पॉइंट पीस प्लान को। ठीक है, 20 पॉइंट पीस प्लान को, या इसको हम ट्रम्प डिक्लेरेशन फॉर एंड्यूरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये यहाँ पे डिक्लेयर होता है, ये इनाग्रेट होता है 20 पॉइंट पीस प्लान। ठीक है, पीस प्लान में ये डिक्लेयर किया जाता है कि जो भी फ्यूचर डिस्प्यूट्स होंगे, आई बात समझ में, जो भी फ्यूचर डिस्प्यूट्स होंगे उनको रिजॉल्व किया जाएगा। कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? एक तो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के साथ, दूसरा निगोशिएशंस के साथ। ठीक है, निगोशिएशन करेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? फिर जाके जो भी मसला होगा वो हल होगा, नॉट थ्रू फोर्सेस, ना कि कोई फोर्स को यूज़ करेंगे, फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ पीस प्लान में ये भी बताया गया हमास जो है ये अपना जो भी हथियार है उसको छोड़ दे। ठीक है, सरेंडर कर ले, हथियार डिसआर्मामेंट बन जाए। आई बात समझ में? और जो रिकंस्ट्रक्शन है किसका? गाज़ा का रिकंस्ट्रक्शन जो है वो होगा, लेकिन इंटरनेशनल सुपरविजन के अंडर रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा गाज़ा का। नाउ लॉन्ग टर्म 20 पॉइंट प्लान। ठीक है, इसमें यह बताया गया कि जो गाज़ा के लोग हैं, फ़लस्तीनियन हैं, उनको कोई भी फोर्स नहीं करेगा, कोई भी मिलिट्रली उनको फोर्स नहीं करेगा कि आप गाज़ा को छोड़ दो, टू लीव गाज़ा। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता।
उनको फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, इसराइल विल नॉट एग्री टू ऑक्यूपाई और एनेक्स दी गाजा स्ट्रिप। इसराइल को भी ये एग्री करना चाहे कि वो गाजा को कभी भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, एनेक्स नहीं करेगा। ठीक है, नाउ जो 20 पॉइंट पीस प्लान है गाजा के लिए, ये 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता। नो 2 स्टेट सोल्यूशन, नो 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट सोल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलता। और ना ही यहाँ पे फ़लस्तीन के क्रिएशन को लेकर कोई बातचीत होती है। फ़लस्तीन को क्रिएट कर, स्टेट ऑफ फ़लस्तीन को क्रिएट करने के लिए ये गारंटी नहीं देता। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मुझे यार लिख के पढ़ाने पे ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन मेरे पास कोई टूल नहीं है। ठीक है, कोई आईपैड नहीं है, कोई टैब नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई माइक नहीं है। मेरा ओरिजिनल साउंड है। इमेजिन करो कि जब साउंड कार्ड होगा, जब मेरे पास माइक होगी, कसम से माइक भी नहीं है, हेडफोन भी नहीं लगा रहा, तो क्या करूं? चलो आप भी सोचो, कुछ तो कुछ करो ना। 1000 ये पहुंचा दो बस, और कुछ नहीं। आई बात समझ में? नाउ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो वो भी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं पीस के लिए इस रीजन में। ठीक है, पीस के लिए इस रीजन में क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं। ओके, बात समझ में आई? नाउ सिग्निफिकेंस क्या है इस रीजन में अगर पीस आ जाए? तो सबसे पहले हम इसराइल फ़लस्तीन के कन्फ्लिक्ट की टाइमलाइन देखते हैं। शुरू कब से होती है? 1917 बल्फोर डिक्लेरेशन यहाँ पे आती है। ब्रिटेन जो है, जिसको आप जानते हो, ब्रिटेन जो है इसने कंट्रोल संभाला किसका? फ़लस्तीन का। आई बात समझ में? आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है, और सपोर्ट किया जूइश होमलैंड को। ठीक है, जूइश होमलैंड को सपोर्ट किया किसमें? फ़लस्तीन में। ये तो पहले एक स्टेट था फ़लस्तीन, एक कंट्री थी। ठीक है, नाउ फिर बात आती है 1947 की। यहाँ पे यूएन पार्टिसिपेशन प्लान आता है। डिवाइड होता है फ़लस्तीन इनटू 2 सेपरेट जूइश एंड अरब स्टेट्स। ये यहाँ पे है। एक तो जूइश के लिए होता है, दूसरा अरब्स के लिए होता है। तो कितने डिवाइड होते हैं? 2 डिवाइड होते हैं, यानी 2 स्टेट बनते हैं। जो जेरूसलम है, ठीक है, ये पोविटल, ये इम्पॉर्टेंट है एज यू नो जूइश के लिए और मुस्लिम्स के लिए। तो ये इंटरनेशनल कंट्रोल के अंडर आती है। किसके कंट्रोल में? इंटरनेशनल कंट्रोल में, कि इसको इंटरनेशनल कंट्रोल होगा। नो बात आती है 1967 की। ठीक है, किसकी? 1967 की। 6 डे वार चलती है। कितने डेज? 6 डे वार चलती है। यहाँ पे इसराइल कंट्रोल कर लेता है वेस्ट बैंक को, गाजा स्ट्रिप को, ठीक है, ईस्ट जेरूसलम को और सिनाई पेनिनसुला को, इसके साथ साथ गोलन हाइट्स को। इन 3 प्लेसेस को इसराइल जो है ये कब्जा कर लेता है। ठीक है, फिर बात आती है 1993 की। ओस्लो अकॉर्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड की जाती है फ़लस्तीन को। ठीक, इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक। एक तो वेस्ट बैंक में है, दूसरा गाज़ा में है। ठीक है, वेस्ट बैंक और गाज़ा में। बात समझ में आई? नाउ फिर आती है बात 2006 की। ठीक है, हमास इलेक्शन को जीतता है। फ़लस्तीन की जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे हमास का कंट्रोल आता है। तो टेंशनस हो जाते हैं बिटवीन फतह एंड हमास। फतह और हमास के दरमियान क्या हो जाता है? टेंशनस क्रिएट हो जाते हैं। नाउ
फिर 2020 में अब्राहम अकॉर्ड आता है, अब्राहम अकॉर्ड। तो इसमें नॉर्मलाइज किया जाता है रिलेशंस को बिटवीन इसराइल एंड अरब। किसके दरमियान? इसराइल और अरब्स के दरमियान। तो रीजनल प्रॉस्पेरिटी की अगर बात करें, जो प्लान है ये एड प्रोवाइड करेगा इन एक्सपेंशन ऑफ अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे अनलॉक होगा बॉर्डर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अब्राहम अकॉर्ड क्या है ये तो मैंने आपको बताया। ये फ्यूचर है यूएस मिडल ईस्टर्न डिप्लोमेसी का। इसमें पीस एग्रीमेंट है बिटवीन, एक साइड में इसराइल है, दूसरी साइड में यूनाइटेड अरब एमिरेट है, बहरीन है, फिर मोरक्को है, ठीक है। इनके दरमियान क्या है? एक पीस एग्रीमेंट है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें, ये जो रीजन है मिडल ईस्ट वाला, इसमें बहुत सारा ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं। ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है किस पे? जंक्शन ऑफ क्रिटिकल ग्लोबल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे। किस पे? क्रिटिकल ग्लोबल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे। इसमें क्या क्या है? रेड सी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, और स्विज कनाल है। स्विज कनाल का कंट्रोल किसके हाथ में है? वो तो इजिप्ट के हाथ में है। आई बात समझ में? नाउ कंटेम्पररी जियोपॉलिटिक्स, इसकी बात करते हैं। ग्रेट पावर्स में कंपटीशन है, इस वजह से क्या हो जाता है? रीजनल फ्रेगमेंटेशन हो जाती हैं बिना पीस के। रशिया शो करता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो इसको सिक्योरिटी से क्या लेना देना? इसका काम है इकोनॉमी, ठीक है, इसका काम है पैसा प्रोवाइड करना और मिनरल्स को मिनरल फिर ट्रैप करना, फिर अपना जो है वहाँ पे अपनी रूट्स को दबाना, जड़ें दबाना। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए? अगर हम इस रीजन की बात करें तो सबसे पहले एनर्जी, उसके बाद रेमिटेंस, जो कि इंडियन वर्कर्स यहाँ से ला रहे हैं। रीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को लेकर, खासकर इंडिया के लिए। सबसे पहले रेमिटेंस आता है, फिर एनर्जी आती है। अगर लड़ाई होगी तो फिर वर्कर्स काम नहीं कर पाएंगे, वर्कर्स को वापस लौटना पड़ेगा। जब काम नहीं कर पाएंगे तो वो घर पे क्या बेचेंगे? रेमिटेंस कहाँ से आएगा? फिर रेमिटेंस इम्पॉसिबल है। एनर्जी की बात करें, इंडिया इंपोर्ट करता है नियरली 70% अपना जो एनुअल ऑयल जो है, जो भी इतना हमें ऑयल की ज़रूरत होती है वो इस रीजन से हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से ये जो रीजन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमने कुछ इनिशिएटिव्स को, कुछ ग्रुपिंग्स को शुरू किया है। सबसे पहले इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इसको हम IMEC भी कहते हैं, IMEC, ठीक है, यहाँ पे एक ही है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। आई बात समझ में? एंड I2U2 इनिशिएटिव। नाउ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, I2U2 में कौन सी चार कंट्रीज हैं? ये कौन सी चार कंट्रीज हैं? चलो ज़रा बताओ कमेंट सेक्शन में। तो आपने पढ़ा होगा बहुत बार, तभी आप यहाँ पे पहुँचे हो, ठीक है। नो, इंडिया का क्या स्टांस रहा है फ़लस्तीनियन इशू को लेकर? तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1947 से पहले नहीं बता सकते क्योंकि तब तो ब्रिटिश कंट्रोल था। 1947 टिल 1991 की अगर हम बात करें, इंडिया जो है ये सपोर्ट करता था किसके लिए? 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, ठीक है। किसके लिए? 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, क्योंकि मिडल ईस्ट अरब की अगर हम बात करें, अरब स्टेट्स की बात करें, तो ये भी एंटी कॉलोनियल, इनके पास भी एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स थे, ठीक है, और ये भी पार्ट थे नॉन लाइन मूवमेंट का।
नाउ इंडिया फेवर करता है सॉवरियन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ फ़लस्तीनियन के लिए, ठीक है। और इसराइल के साथ भी साइड बाय साइड रिलेशंस हैं। तो इंडिया रिकॉग्नाइज करता है फ़लस्तीन को इन 1988 में। आई बात समझ में। नो 1991 टू 2014, ठीक है, स्ट्रेटजिक टाइज इस्टेब्लिश होती हैं किसके साथ? इज़राइल के साथ। डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश होती हैं इज़राइल के साथ 1992 में, ठीक है। तो फंडामेंटल पॉलिसी में शिफ्ट हो जाता है, फंडामेंटल पॉलिसी शिफ्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। नो प्रेजेंटली इंडिया जो है इसने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक कनेक्शन बनाया है किसके साथ? इसराइल के साथ, ठीक है। दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। इंडिया जो है ये टॉप बायर है इजरायली डिफेंस प्रोडक्ट्स का, ठीक है, इजरायली डिफेंस प्रोडक्ट का। नाउ 2014 से प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हमारी डिप्लोमेसी ऐसी है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, ठीक है। तो इंडिया जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब बात आती है रेजोल्यूशन की अगेंस्ट इसराइल, तो इंडिया वहाँ पे वोट नहीं करता, इंडिया अब्सटेन कर लेता है, ठीक है। इस बार इंडिया ने शायद मुझे लगता है फेवर में किया है। आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने उतना करंट की ओर देखा नहीं था। तो ये मुझे क्लियर करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं दोनों कंट्रीज़ में, इसराइल में 2017 में और फ़लस्तीन 2018 में, ठीक है। तो टाइज़ दोनों के साथ हैं और हमारे अलग अलग रिश्ते दोनों के साथ हैं, ठीक है। आई बात समझ में। हालांकि इंडिया क्रिटिसाइज भी करता है कि नहीं, ऐसा जिनोसाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार अगर मैं बात करूं पर्सनली, अगर मैं बताऊं तो भाई साहब थोड़ी सी गलती हमास की है, ठीक है। जो भी गज़ा के जो भी लीडर्स हैं उनकी गलती है। आपको याद होगा 2023 में ये जंग स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले अटैक जो है वो गज़ा से आया था, हमास की तरफ से आया था। अगर ये हमास की तरफ से ना आया होता, मेरे हिसाब से जंग इतनी दूर ना छिड़ती, ठीक है। नो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो टुवर्ड्स इसराइल हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेटजिक हमारी इम्पोर्टेंस है, आई बात समझ में। तो इसलिए हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो इंडिया सपोर्ट करता था फ़लस्तीन को। नाउ अब इसराइल के साथ भी इंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे जो शिफ्ट है वो हमें देखने को मिलता है, पॉलिसी में शिफ्ट आया है, ठीक। नाउ कि स्ट्रेटजिक लोकेशन जो है इस रीजन की उसको देखते हैं। गाज़ा जो है ये एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है ऑन द मेडिटेरेनियन सी, किसमें? मेडिटेरेनियन सी में। तो इसके इर्द गिर्द इजिप्ट है साउथ में, इजिप्ट जो है वो साउथ में है, आई बात समझ में। नो ये सेमी ऑटोनॉमस फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है सिंस 1993, उसके अंडर गाज़ा है। सेमी ऑटोनॉमस फ़लस्तीनियन अथॉरिटी सिंस 1993 में, आई बात समझ में। ओसलो अकॉर्ड के थ्रू क्या क्या दिया गया इनको? सेल्फ गवर्नमेंट दी गई, ठीक है। नाउ वेस्ट बैंक ये लैंड लॉकेड रीजन है, ठीक है, टू दी वेस्ट ऑफ जॉर्डन एंड ईस्ट ऑफ इसराइल, इसराइल के ईस्ट में, ठीक है, यहाँ पर है, आई बात समझ में। नहीं ये गाज़ा स्ट्रिप है, सॉरी ये वेस्ट बैंक है, ये आप देख सकते हो। मैंने सोचा था ये है लेकिन वो इधर है, ठीक है। ये गाज़ा है, ये वेस्ट बैंक है, ये गाज़ा है, ठीक है। तो देखो बीच में इसराइल है। यार मैं कहता हूँ ना, कितने भी
इडियट लोग हैं, ठीक है। क्या होगा इनका? छोड़ दो हमास को, ये वाला एरिया बात ख़त्म कर दो। हमास ऊपर रहेगा, आप इधर रहोगे। ले आओ 2 स्टेट सोल्यूशन, बात ख़त्म। एक वाल क्रिएट कर दो, इंटरनेशनली कंट्रोल दे दो, ठीक है। इसराइल को अलग कर दो और फ़लस्तीन को इंटरनेशनली कंट्रोल में रख दो, यूएन के कंट्रोल में रख दो। हर कंट्री जाके सुपरवाइज करेगी, ठीक है। जो भी यूएन के मेंबर होंगे वो इसको सुपरवाइज करेंगे। इतना भी नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा? फिर यूएनओ किस लिए भाई? फेंक दो उखाड़ के, कसम से जला दो इनको, फेंक दो इनको। किस लिए ये फिर यूएनओ? रिमूव कर देना चाहता है यूएनओ। बेकार लोग बैठे हैं यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मुझे लगता है ये वाइल्ड लाइफ है वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, या फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर ये मुझे लगता है बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व का कोर है ये, इधर किसी को जाना ही भी नहीं है। ये क्या कर रहे हैं ये गधे? दे आर एनिमल्स, दे आर वाइल्ड। मतलब ये एक जंग को नहीं रोक सकते। अब देखो यूक्रेन एंड रशिया का क्या चल रहा है। चल, तो रशिया वो तो सुपर पावर है, परमानेंट मेंबर सीट है उसके पास। लेकिन यार आप तो फ़लस्तीन को रुका सकते हो ना, आप तो इसराइल को रुका सकते हो ना। इसराइल को नहीं रुका सकते तो क्या करोगे? कितना हर रोज़ जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब भी हम वर्ल्ड पेज को देखते हैं, आज 100, 40, 50, 40, 50, 200, 300 बंदा जा ही रहा है। नहीं यार, शेम ऑन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूएनओ, दैट्स इट, ठीक है। तो ये देखो ना, ये कहाँ कहाँ छोड़ा है। ये इज़राइल है, ये वेस्ट बैंक है, ये गाज़ा है, बी से क्रॉस करना है। अरे भाई, 2 रिलीजन है, 2 रीजन हैं, तो टक्कर होगी ना, टकराव तो होगा ना। आई बात समझ में? जूस और मुस्लिम्स की बनती ही नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे कभी भी पीस नहीं आ सकती जब तक ना दुनिया इस मुद्दे को एक बार बैठ के हल करे अच्छे से, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक ना टेरिटरी को डिवाइड करते हैं, तब तक कुछ नहीं होता। ना खैर, हमें न्यूट्रल रहना है। तो टेरिटरी को सीधा अभी तक ये बता रहा था मैं, इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। नाउ fully controlled Israel, fully controlled by Palestine and shared between Israel and Palestine। ये मतलब शॉक हो जाता है बंदा, कैसे क्या होता होगा। फिर गोलन हाइट्स से, तो इसके इर्द गिर्द एक तो जॉर्डन रिवर है, फिर सी ऑफ गलीली है ऑन वेस्ट, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये किसके दरमियान है? इसराइल और सीरिया के दरमियान है। नाउ सिनाई पेनिनसुला, ये स्विस कैनाल एंड द गल्फ ऑफ अकाबा के दरमियान है। तो इसके इर्द गिर्द मेडिटेरेनियन सी इसके नॉर्थ में है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी इसके नॉर्थ में है। और अगर हम बात करें तो साउथ में इसके रेड सी है। फिर जेरूसलम आता है, एंशिएंट सिटी है, होली सिटी है अंडर इसराइल। तो इम्पॉर्टेंट है मोनोथिस्टिक रिलीजन्स के लिए, जूस हैं, क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं, इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो न्यूज़ में किस वजह से है? इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये साइन किया गया था कब? 10 मार्च 2024 को। नाउ ये इफ़ेक्ट में आया है 1 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। साइन कब हुआ? 1 मार्च 2024। इफ़ेक्ट में कब आया? 1 अक्टूबर 2025 को। आई बात समझ में? नाउ की फीचर्स क्या है एग्रीमेंट के? सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है,
ये प्रमोट करेगा इन्वेस्टमेंट को। कितने का इन्वेस्टमेंट? 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में फॉर 15 ईयर्स। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। तो ये एक मेजर बूस्ट है मेड इन इंडिया के लिए। मेड इन इंडिया के लिए ये एक बूस्ट है, मेजर बूस्ट है। आई बात समझ में? तो इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? यहाँ पे 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे इंडिया में। कितना? 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स होंगी। इस किस्म का पहला एग्रीमेंट है ये, इस किस्म का पहला एग्रीमेंट है, पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया का जो कि कंट्री ने साइन किया है किसी के साथ। नाउ मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स। इंडियन एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे इन सेक्शंस लाइक मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, टेक्सटाइल्स और प्रोसेस्ड फूड, यहाँ पे इम्प्रूव्ड एक्सेस है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्केट्स का। तो ये कम्पिटिटिवनेस को एनहांस करेगा और जो कॉस्ट कंप्लायंस है इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो TEPA EFTA के अंडर यहाँ पे 92.2% टैरिफ लाइन को अफोर्ड किया गया है और ये इंडिया के 99.6% एक्सपोर्ट को कवर करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सर्विस मोबिलिटी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि इंडिया ने साइन किया है। इसमें म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट इंक्लूड होता है। किसके रिलेटेड? प्रोफेशंस के रिलेटेड, लाइक नर्सिंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, आर्किटेक्चर है, ताकि इजी बन सके इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए कि वो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज़ में काम करें। ठीक है, ये होल यूरोप नहीं है, इंटायर यूरोप नहीं है, इसमें कुछ कंट्रीज़ आती हैं, बाद में हम जाके देखेंगे थोड़ी तसल्ली। नाउ एक्सेस कैसे मिलेगा? वाया मूड 1 डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, मूड 3 कमर्शियल प्रेजेंस एंड मूड 4 greater certainty for entry and temporary stay of key personnel। ठीक है, ये 3 मूड से जिसके थ्रू इम्प्रूव्ड एक्सेस मिलेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, TEPA ये इंश्योर करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एट ट्रिप्स लेवल। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया का जो इंटरेस्ट है जेनरिक मेडिसिन में उसको इंश्योर करता है एंड दोज रिलेटेड टू जो एवरग्रीन पेटेंट्स होते हैं उसको इंश्योर करता है। नाउ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, सिंप्लीफिकेशन, हार्मोनाइजेशन और कंसिस्टेंसी लाएगा ट्रेड प्रोसीजर में। ठीक है, नाउ टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग, हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, इंडिया की इमेज जो है वो रीइंफोर्स होगी, इंडिया की एक पोजीशन बनेगी। ठीक है, एडवांस इकोनॉमीज़ के साथ। नाउ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, ये हमारा जो है वो इम्प्रूव होगा एडवांस इकोनॉमीज़ के साथ। नो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो ये क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसको सेटअप किया गया था 1960 में। ठीक है, किस लिए? फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, टू द बेनिफिट फॉर
देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स अक्रॉस वर्ल्ड, जो भी इनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं दुनिया भर में उनको बेनिफिट मिले, इसलिए ये EFTA लाया गया। तो करंट अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें, एक तो आइसलैंड है, दूसरा लिechtenstein है, तीसरा नॉर्वे है, चौथा स्विट्ज़रलैंड है। ये इसके करंट मेंबर्स हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो 13 मिलियन है, किसकी, EFTA की। और कंबाइंड GDP जो है वो कितनी है, वो 1 ट्रिलियन है, $1 ट्रिलियन। कितना, $1 ट्रिलियन। इंडिया जो है वो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्री एसोसिएशन का 5th लार्जेस्ट, कितना, सॉरी, वो 5th लार्जेस्ट पार्टनर है, 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और चाइना, इनके बाद 5th कौन है, इंडिया है। अगर हम EFTA जो यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मेंबर्स हैं, इनमें से अगर हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड जो है ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, उसके बाद नॉर्वे है। पहला कौन है, स्विट्ज़रलैंड, फिर नॉर्वे है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये EFTA कंट्रीज़ हैं। ठीक, यहाँ पे कौन सा है, स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, 1 पे स्विट्ज़रलैंड है, 2 नॉर्वे है। ठीक है, 3 आइसलैंड। ठीक है, सॉरी, 2, हाँ, 2 नॉर्वे यहाँ पे है। ठीक है, 3 आइसलैंड। ठीक है, 4th ये यहाँ पे है। ये क्या हुआ है, पूरा दिया ही नहीं है। 1 2 2 3, फिर ये 2, अच्छा ये इसके साथ है ना। चलो खैर, देख लेना लोकेशन पूरी, है ना। मैं तो ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूँ ना। ओके, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है गड़बड़ हो, है ना। चलो, नाउ इश्यूज़ क्या हैं विद द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के साथ कौन कौन से इश्यू हैं। लिमिटेड बेनिफिट्स फॉर इंडिया, तो लिमिटेड बेनिफिट्स किसके लिए, इंडिया के लिए। इंडिया के लिए यहाँ पे लिमिटेड बेनिफिट्स हैं इन टर्म ऑफ ट्रेड इन गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे लो टैरिफ रेट है, आई बात समझ में। लेकिन गुड्स में क्या है, गुड्स में यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस है इंडिया को, इंडिया के लिए लिमिटेड बेनिफिट है इंडिया के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेड इम्बैलेंस। तो करंट ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो कितना एक्सपोर्ट करता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है 1.97 बिलियंस की। ठीक है, वहीं हम अगर बात करें इंडिया इंपोर्ट कितना करता है, इंपोर्ट हम करते हैं 22.44 बिलियन डॉलर्स की। इतना ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ द इम्पैक्ट, बहुत सारे एनालिस्ट्स ये वार्न करते हैं इंडिया जो है ये डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेगा जो फार्म प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के पास कम्प्लेक्स वेब है टैरिफ्स की, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मांगते हैं, ये अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये डिफ़िकल्ट है स्विट्ज़रलैंड में फार्म प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करना। तो की एग्रीकल्चरल आइटम्स इनको एक्सक्लूड कर दिया है लिस्ट से। इसमें डेयरी आती है, सोया है, कोल है, इन चीज़ों को क्या किया है, इन चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया है। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं इंडिया के लिए। ठीक है, तो कंक्लूजन की बात करते हैं। ये जो TEPA है ये सर्व करता है एज अ बोथ एन इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक एसेट, और ये इंडिया का मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग डील है। ठीक है,
उस इरा में जहाँ पे ट्रेड जो है वो इंक्रीजली टाइड है रेजिलियंस, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के साथ, क्लाइमेट कमिटमेंट्स के साथ। तो ये सेट है न्यू बेंचमार्क का फॉर फ्यूचर ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए। आई बात समझ में? देन नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर की ओर। नाउ आईआर में शॉर्ट न्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया आसियान रिलेशंस को लेकर है। तो न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंटली 47th आसियान समिट होती है। तो कहाँ पे ये समिट होती है? ये कुआलालंपुर मलेशिया में होती है। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया। आई बात समझ में? ना, जो आसियान समिट है ये ट्वाइस होती है, साल में 2 बार होती है, और इसको होस्ट किया जाता है उस कंट्री के थ्रू जिसके पास आसियान की चेयरमैनशिप होती है। आई बात समझ में? वही कंट्री इसको होस्ट करती है। नाउ की हाइलाइट्स क्या हैं इस समिट के? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे 11th मेंबर को ऐड किया गया। ये कौन 11th मेंबर हैं? ये तैमूर लेस्ते हैं। तैमूर लेस्ते को ऐड किया गया है एज अ 11th मेंबर। थीम क्या है इस समिट की? यहाँ पे इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम रही है। नौ कोलालमपुर अकॉर्ड को भी लाया गया। तो यहाँ पे जॉइंट सीज फायर एग्रीमेंट हुई बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। ठीक है, इस कोलालमपुर अकॉर्ड में क्या हुआ? जॉइंट सीज फायर एग्रीमेंट हुआ थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान। ठीक है, तो इसी दौरान 22वीं आसियान इंडिया एनुअल समिट भी होती है। ठीक है, 22वीं आसियान इंडिया एनुअल समिट, ठीक है, ये भी चलती है। ठीक, तो ये इसके साइडलाइन होती है। ठीक है, 47th आसियान समिट के साइडलाइन। नाउ की हाइलाइट्स क्या हैं इस समिट के? मैरीटाइम कॉपरेशन। मैरीटाइम कॉपरेशन की बात करते हैं तो 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉपरेशन बताया गया एंड सपोर्टेड द ग्रुपिंग्स सेंट्रली इन द इंडो पैसिफिक। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ सेकंड, सस्टेनेबल टूरिज्म। यहाँ पे आसियान इंडिया जॉइंट लीडरशिप स्टेटमेंट ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म को अडॉप्ट किया गया। प्लान ऑफ एक्शन, एक्सटेंडेड सपोर्ट किया गया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन, ताकि जो आसियान इंडिया कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप 2026-2030 है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नाउ इंडिया एंड यूके की जो रिलेशंस हैं इसमें थोड़ी सी अपडेट है, तो उसको देखते हैं। इंडिया एंड यूके ने जॉइंट स्टेटमेंट को रिलीज़ किया है। तो कब रिलीज़ किया है? जब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए उसी दौरान जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ होता है। ठीक है, नाउ की हाइलाइट्स क्या हैं इस जॉइंट स्टेटमेंट की? दोनों कंट्रीज़ ने वेलकम किया है टेंजेबल प्रोग्रेस को अक्रॉस क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में। इसमें टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एआई है, हेल्थ टेक वगैरह। नाउ कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन इसकी बात करते हैं तो सेंटर फॉर एआई नेटिव नेटवर्क जो कि 6G के लिए है, नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी फॉर टेलीकॉम्स, एटलीस्ट इसमें कितना 24 मिलियन जॉइंट फंडिंग की बात हुई। ठीक है, जॉइंट सेंटर फॉर एआई प्रमोटिंग
रिस्पॉन्सिबल एआई किसमें, हेल्थ केयर, क्लाइमेट, फिनटेक एंड बायोटेक में। फेज 2 इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, ताकि जो मिनरल कवरेज है उसको एक्सपेंड किया जाए और न्यू सैटेलाइट कैंपस को एस्टैब्लिश किया जाए। ट्रेड की अगर बात करें, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की, बोथ कंट्रीज़ ने वेलकम किया है। किस लिए, जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी को सेटअप करने के लिए। जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी को सेटअप करने के लिए, ठीक है, जो कि सपोर्ट करेगी कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एंड एग्रीमेंट के गवर्नेंस एंड यूटिलाइजेशन को सपोर्ट करेगी। कौन, जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी। आई बात समझ में, ठीक है। नो, डिफेंस की बात करते हैं तो दोनों साइडों से ये कमेंट की गई कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इसमें कॉपरेशन करेंगे। इंडो पैसिफिक वाले रीजन में इसमें एस्टैब्लिश करना है रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर फॉर एक्सीलेंस ये किसके अंडर है, अंडर इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव इसी के अंडर है। एजुकेशन की बात करें तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, ताकि जो लीगल माइग्रेशन है उसको इनेबल किया जाए और जो इलीगल मूवमेंट है उसको रोका जाए, ठीक है। नाउ क्वींस यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफास्ट एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, इनको अलाउ किया गया कि अपने ब्रांच खोल सकते हैं, कैंपस खोल सकते हैं गिफ्ट सिटी में। क्लाइमेट एंड एनर्जी की अगर बात करें तो दोनों साइड से ये अनाउंस हुआ किसमें, जॉइंट स्टेटमेंट में, कि दोनों कंट्रीज़ इन्वेस्ट करेंगी क्लाइमेट टैक्स स्टार्टअप्स में, ठीक है, ताकि फंड्स का सपोर्ट मिले इनोवेशन में। क्लाइमेट टेक एंड एआई का जो इनोवेशन है, एआई को लेकर इनोवेशन जो है, इसमें सपोर्ट मिले, फंड्स का सपोर्ट मिले। नाउ यहाँ पे एडिशनल और भी बातचीत हुई, ठीक है, दोनों कंट्रीज़ मिलकर कोलैबोरेट करेंगी ग्लोबल क्लीन पावर अलायंस में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अपडेट थी इंडिया यूके रिलेशंस में। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो न्यू स्ट्रेटेजिक यूरोप इंडिया एजेंडा है। तो यूरोपियन काउंसिल ने अप्रूव दिया है यूरोप इंडिया स्ट्रेटेजिक एजेंडा को, ठीक है, और 5 प्रायोरिटी पिलर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस और जो खतरे हैं जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ ये 5 प्रायोरिटी पिलर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें है प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये फोकस करता है किस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, जॉब क्रिएशन पे, डीकार्बोनाइजेशन पे, ठीक है, और सप्लाई चेन को स्ट्रांग बनाने में। गोल क्या है, गोल है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन एग्रीमेंट को कंक्लूड करना, ठीक है। आई बात समझ में। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये सेकंड पिलर है, ठीक है। कॉपरेशन को और गहराई में लेके जाना क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और प्रमोट करना है रिसर्च कोलैबोरेशंस को थ्रू ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल एंड हॉरिजॉन यूरोप। ओके, नाउ थर्ड क्या है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, ठीक है। ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स को एड्रेस करना है,
जियोपॉलिटिकल टेंशन को एड्रेस करना है, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हैं उनको एड्रेस करना है, कोऑर्डिनेट करना है इंडो पैसिफिक में, और प्रमोट करना है रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर को। आई बात समझ में? नाउ फोर्थ पिलर क्या है? कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इश्यूज। रीजनल कनेक्टिविटी को स्ट्रांग बनाना है, ग्लोबल गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाना है, एंड कॉपरेशन करना है इन थर्ड कंट्रीज में। ठीक है, एग्जाम्पल दी गई है स्ट्रेंथनिंग इनिशिएटिव्स, जैसे कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको स्ट्रांग बनाना है, आईमैक को स्ट्रांग बनाना है, एंड ग्लोबल गेटवे को क्या करना है? स्ट्रांग बनाना है। इन इनिशिएटिव्स को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, नाउ एनेबलर अक्रॉस पिलर्स, फैसिलिटेट करना है सिकल मोबिलिटी को फैसिलिटेट करना है, नॉलेज को एक्सचेंज करना है, बिजनेस इंगेजमेंट बढ़ाना है, इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशंस को इम्प्रूव करना है, सपोर्ट करना है 4 मेन पिलर्स को। ये ऊपर वाले मेन पिलर्स हैं। ठीक है, बात समझ में आई? नाउ इंडिया यूरोप रिलेशंस को देखते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंडिया ने एस्टैब्लिश किए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ। कब? 1962 से। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपग्रेड किया है कब? 2004 में। बायलैटरल ट्रेड जो है गुड्स में वो 120 बिलियन यूरोस का है 2024 के हिसाब से अगर देखें। ठीक है, तो विद द यूरोप यूनियन एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आई बात समझ में? नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यूरोप का इन्फ्लोस जो है वो 107.27 बिलियन है बिटवीन अप्रैल 2000 एंड दिसंबर 2023। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया मंगोलिया रिलेशंस को लेकर है। इंडिया मंगोलिया रिलेशंस में एक छोटी सी अपडेट आई है, तो उसी अपडेट को हम देखेंगे। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ ने रिसेंटली जो 10th एनिवर्सरी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया है विथ की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के साथ। ठीक है, तो ये कब हुआ? जब मंगोलियन प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट करते हैं, उसी दौरान कुछ की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी साइन किए। तो क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए? डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, दोनों कंट्रीज़ ने एक बार फिर कमेंट किया कि वो मंगोलिया की जो ऑयल रेफिनरी प्रोजेक्ट है उसमें कोलैबोरेट करेंगी। ठीक है, और यहाँ पे 1.7 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो इंडिया मंगोलिया को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नाउ कल्चरल रिलेशंस, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन होता है बिटवीन लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड मंगोलियाज अरखंगिया प्रोविंसेस। ठीक है, अरखंगिया प्रोविंसेस, इनके दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है अंडर द कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है, स्पिरिचुअल कोऑपरेशन, इंडिया का प्लान है कि वो सेंड करेगा होली रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, आई बात समझ में? एंड डिस्पुलस सारीपुत्रा एंड मोद गलियायाना, कहाँ पे? सॉरी इस को प्रोनाउंसिएशन करना, मंगोलिया में। ठीक है,
ताकि ये हेल्प करेंगे टू डिजिटाइज 1 मिलियन एंशंट बुद्धिस्ट मानोस्क्रिप्ट्स। और यहाँ पे लिंक किया जाएगा ललंदा एंड गांधन मॉनेस्ट्री को। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे फ्री ई वीज़ाज दिए जाएंगे मंगोलियन सिटीजन्स को। ठीक है, ट्रेड को स्ट्रांग बनाया जाएगा थ्रू एक्सप्लोरेशन द पोटेंशियल ऑफ थर्ड कंट्री विद एक्सप्लोरेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ थर्ड कंट्री पोर्ट्स। ठीक है, मंगोलिया जो है ये लैंड लॉक कंट्री है, आई बात समझ में। ताकि कॉपरेशन जो है उसको इन्हेंस किया जाए यूरेनियम में, आई बात समझ में, रेजिलेंट सप्लाई चेन एंड क्रिटिकल मिनरल्स एट्सेट्रा। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं नाउ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा सेक्टर है इसमें जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो मंगोलिया की लोकेशन यहाँ पे है। उलान बतौर जो है ये इसकी कैपिटल है। ये चाइना और रशिया के दरमियान है। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है मंगोलिया का इंडिया के लिए। नाउ सबसे पहले स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस, मंगोलिया की स्ट्रेटजिक लोकेशन। ठीक है, ये जियोपॉलिटिकल बैलेंस को एनहेंस करने के लिए ज़रूरी है और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। नाउ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, बोथ कंट्रीज़ कमेंट करती हैं फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। ठीक है, आई बात समझ में। अलॉन्ग विद कोऑपरेशन इन मल्टीलेटरल फोरा। नो एनर्जी और इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो मंगोलिया में बहुत सारा कुकिंग कोयल पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? कुकिंग कोल पाया जाता है। तो ये जो कुकिंग कोल है ये स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टील इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल है। ना इंडिया मंगोलिया रिलेशंस के बारे में जानते हैं। बाइलेटरल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश होती हैं कब? 1955 में। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये कब होती है? 2015 में। 2015 से 2025 कितने साल हो गए? 10 साल। तो स्ट्रेटेजिक जो कॉपरेशन है, स्ट्रेटेजिक जो फ्रेंडशिप है उसी की एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई, 10th वाली एनिवर्सरी, यानी कि 10 साल हो गए अब जश्न मनाए। ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो टोटल बायलैटरल ट्रेड जो है वो 110.8 मिलियन का है। कितने का? टोटल बायलैटरल ट्रेड 110.8 मिलियन US डॉलर्स का है अकॉर्डिंग टू 2024। ठीक है, मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करें तो सबसे अहम पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो यही है। मिलिट्री कोऑपरेशन में यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस चलती हैं। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज सबसे पहले नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट जो है ये एक इम्पोर्टेंट हमारी एक्सरसाइज है जो कि हम मंगोलिया के साथ करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछी भी गई है, पूछी भी जाती है, पूछी भी जाएगी। फिर दूसरा है कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है एक्सरसाइज है, पूछे भी गई है, पूछे भी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सिविला फॉर्म ऑन डिबिट को लेकर है। तो फॉर्म को लॉन्च किया गया था एट 16th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कहाँ पे? 16th यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ताकि
ये जो सवीला फॉर्म है ये क्या कर सके, ये डेबिट क्राइसिस को टैकल कर सके इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो डेबिट क्राइसिस है उनको टैकल करने के लिए। नो इसको लीड करता है स्पेन, ठीक है, स्पेन इसको लीड करता है। और इसको सपोर्ट कौन कौन करता है, इसको सबसे पहले सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यानी कि यूएन दिशा, ये दोनों इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये जो फॉर्म है सिविला फॉर्म, ये सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करती है। इट विल ब्रिंग टुगेदर ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे वो क्रेडिटर्स हों, बोरोवर्स हों, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, एकेडमियाज हों, किस पे, ऑन डेबिट सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट एंड इनोवेशन सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। ये एक आउटकम है किसका, फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट, और ये पार्ट है सिविला प्लेटफॉर्म एक्शन का, सिविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। बाकी 3 आउटकम्स क्या हैं, तो इसमें एक आउटकम ये भी है, डेबिट स्वैप फॉर डेवलपमेंट हब, डेबिट फॉर डेवलपमेंट स्वैप प्रोग्राम एंड डेबिट पाउज क्लास अलायंस। ठीक है, तो ये सिविला कमिटमेंट को भी कंप्लीमेंट करेगा। द इनिशिएटिव विल कंप्लीमेंट दी सिविला कमिटमेंट। ठीक है, सिविला कमिटमेंट ये क्या करता है, ये ऐसा रास्ता बताता है ताकि हम 4 ट्रिलियन एनुअल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग का गैप है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसको पूरा कर सकें। ठीक है, लेज आउट अ पाथ टू क्लोज 4 ट्रिलियन एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फाइनेंसिंग गैप जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, उसको पूरा कर सकें। ठीक है, ये फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटली एग्रीड फाइनेंसिंग है फॉर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क सिंस 2015। नाउ डेबिट क्राइसिस की बात करते हैं। ग्लोबल पब्लिक डेबिट जो है, अगर 2014 की बात करें तो ग्लोबल पब्लिक डेबिट जो है वो 102 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। डेवलपिंग कंट्रीज़ पे 31 ट्रिलियन डॉलर का बर्डन है। ठीक है, किस पे, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। डेवलपिंग कंट्रीज स्पेंड करती हैं 1.4 ट्रिलियन एनुअल डेबिट सर्विस पे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो 3.4 बिलियन पीपल कहाँ रहते हैं, उन नेशंस में जो कि स्पेंड करते हैं मोर ऑन डेबिट सर्विंग देन ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी कि वो डेबिट पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं एज़ कम्पेयर टू हेल्थ एंड एजुकेशन पे। क्योंकि जब लोन लिया तो इंटरेस्ट ज़्यादा चढ़ गया तो फिर क्या करना भाई, फिर तो यही होना है ना। ना इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट है। तो रशिया का जो लोअर हाउस है, इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि ये विड्रॉ करेंगे किससे, प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिपोजिशन एग्रीमेंट से। ठीक है, जो कि यूएसए के साथ साइन किया था। आई बात समझ में। प्रीवियसली अगर हम बात करें तो रशिया ने 2016 में सस्पेंड कर दिया था इस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंट को लेकर, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा दी थी किस पे, रशिया पे। नो प्लूटोनियम
मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट ये क्या है? ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 2000 में। कब? ईयर 2000 में इसको साइन किया गया था। ठीक है, तो किसके साथ? यूएस के साथ। किसने किया था? रशिया ने किया था। हाँ, किस लिए? डिस्पोज करना एटलीस्ट 34 मेट्रिक टन्स ऑफ वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम को। ठीक है, प्लूटोनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 94 है। ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट और हैवीएस्ट है नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो डिस्पोजिशन गोल, ठीक है, कन्वर्ट करना प्लूटोनियम को इनटू सेफर फॉर्म में। ठीक है, सेफर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये गोल था। ठीक है, तो अब रशिया इस एग्रीमेंट से विड्रा कर रहा है। ठीक, नाउ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करते हैं। इंडिया को इलेक्ट किया गया है किसमें? यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में फॉर 7th टाइम्स। ठीक है, 7वीं बार इंडिया दोबारा अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में। ठीक है, तो इंडिया इलेक्ट हुआ है फॉर 3 ईयर्स टर्म, जो कि 2026 से 2028 तक चलेगी। नेक्स्ट ईयर से ये स्टार्ट होगा। नाउ ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में जानते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन, अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम के साथ। ठीक है, जो कि प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को ग्लोबली। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था कब? 2006 में बाय जनरल असेंबली। और यहाँ पे हमने रिप्लेस किया किसको? कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस करके क्या बनाया? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, आई बात समझ में? मेंबर्स की बात करें तो इसमें 47 मेंबर्स हैं जो कि एनुअली इलेक्ट होते हैं। इलेक्ट कौन करता है इसको? यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है इन मेंबर्स को, जो कि 3 ईयर्स टर्म के लिए सर्व करते हैं। मैक्सिमम कंसेक्यूटिव टर्म कितनी है? वो तो 2 ईयर्स है, यानी कि एक बार बंदा इलेक्ट होगा, ठीक है, 3 साल के लिए, फिर कंसेक्यूटिव वहीं पे 3 साल के लिए और सिलेक्ट हो सकता है, फिर 3 बार नहीं भाई, बस 2 बार। ठीक है, आई बात समझ में? फंक्शंस क्या हैं? ग्लोबल फॉर्म है ये ह्यूमन राइट्स के लिए। ठीक है, रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करना, मेंबर स्टेट्स को रिव्यू करना और मैंडेट्स को इन्वेस्टिगेट करना, स्पेशल प्रोविजंस को लाना। ठीक है, या स्पेशल प्रोसीजर्स को एस्टेब्लिश करना। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ठीक है, Iran ratified International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism। ठीक है, तो ईरान ने रेटिफाई किया है इंटरनेशनल कन्वेंशन को फॉर द सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म, इसके बारे में जानते हैं। इसको अडॉप्ट किया था यूएन जनरल असेंबली ने इन 1999। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ पर्पस क्या है? क्रिमिनलाइज करना टेरर फाइनेंसिंग को। ठीक है, एंड होल्ड्स फंडर ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स अकाउंटेबल। ठीक है, जो टेररिस्ट्स को फंड करेंगे उस एक्ट को अकाउंटेबल बनाना है। तो इंडिया हैज़ आल्सो रेटिफाइड इट। इंडिया ने भी इसको रेटिफाई किया है। ठीक है, नाउ कुछ एरियाज़ न्यूज़ में हैं, एरियाज़ इन कन्फ्लिक्ट इन न्यूज़।
सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे म्यांमार है, तो सगांग रीजन जो है म्यांमार का वो न्यूज़ में है। रीज़न क्या है, 1 मिलियन रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार से जो कि रेफ्यूजीज़ है बांग्लादेश में, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ये लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ की जोग्राफिकल लोकेशन यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, ये वाला वो रीजन है। ठीक है, और ये वाला सारा म्यांमार है। नाउ ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया का। आई बात समझ में, ये म्यांमार की बात कर रहे हैं। ठीक ठीक, नाउ चाइना इसके नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। लाओस ईस्ट में। ठीक है, लाओस ये है ईस्ट में। और वहीं अगर हम बात करें थाईलैंड की, थाईलैंड है साउथ और ईस्ट में। ये देखो थाईलैंड, थाईलैंड कहाँ पे है, साउथ और ईस्ट में। बांग्लादेश वेस्ट में, ये वाला रहा बांग्लादेश वेस्ट में। इंडिया का मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ वेस्ट में है। इधर आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में। तो वाटर बॉडीज भी इसके इर्द गिर्द हैं। अंडमान सी साउथ में है, इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल साउथ वेस्ट में है, ये आप देख सकते हो। तो मेजर माउंटेन रेंज की बात करें, रखनी माउंटेन्स, शॉन प्लेटू, धवन रेंज, तिनासरीन माउंटेन्स एट्सेट्रा। हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो माउंट हकाकाबो राजी। ठीक है, हकाकाबो राजी। मेजर रिवर्स इरावदी, चिंदविन, ठीक है, सितंग, सलवीन और यंगून रिवर। तो ये मेजर रिवर्स हैं। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ मडागास्कर ये न्यूज़ में है। अंतानन आरिवो द कैपिटल सिटी इसकी है, अंतानन आरिवो, ये क्या है, कैपिटल सिटी है। नो एंटी गवर्नमेंट जीन जड प्रोटेस्ट चले मडागास्कर में, इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो गिर गई है। ये मडागास्कर है। ठीक है, मॉरिशस एंड ये रियूनियन जो टेरिटरी है फ्रांस की, ये ईस्ट में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे। आई बात समझ में। और फ्रेंच टेरिटरी ऑफ मायोटी एंड द आइलैंड कंट्री ऑफ कमोरोसो, ये कहाँ पे है, ये कमोरोस, ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ वेस्ट में है, यहाँ इधर नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, नाउ लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका इन द इंडियन ओशन। देखो ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट में, लेकिन इंडियन ओशन में। सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है वर्ल्ड की। अप्रॉक्सीमेटली 90% जो मेडागास्कर का फ्लोरा और फाना है इज़ फाउंड नो वायर एल्स। ठीक है, भाई बात समझ में। इसके साथ इंटरनेशनल का टाटा बाय बाय। अब हम आएंगे इकोनॉमी पे, तो ये एक सेपरेट वीडियो आती है। ठीक है, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन में आता है कंपोनेंट, फिर लास्ट में मैं मंथली कंबाइन करके दे दूंगा सारी वीडियो एक साथ। लेकिन उतना स्टोरेज नहीं है, मतलब मेरे में वीडियो कर ही नहीं पाता। मेरे पास फ़ोन है, इसमें टोटल एमटी जो है वो मुझे लगता है 3 GB हैं, बस 3 GB एमटी हैं, बाकी सारा फुल है। वो भी मैं सब कुछ हटा के वो 3 GB मतलब मसा मसा खाली कर पाता हूँ। इसलिए सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी लगेंगे मुझे लगता है 2-2 दिन एक कंपोनेंट को लगते हैं मुझे, क्योंकि यार और भी काम होते हैं ना, तो 2-2 दिन लगते हैं एक कंपोनेंट को। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।